हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आ ब्राह्मणः इते समस्त पदे समासो अस्ति। आ ब्राह्मणः इस समस्त पद में समास है। अव्ययी भावा, न तत्पुरुषः, द्विगु या कर्मधारय। बताइए आ ब्राह्मणः पद में कौन सा समास है? तो इसमें समास है नए तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही आंसर है। नए तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का ही भेद है, ध्यान रखिएगा। नए तत्पुरुष समास की पहचान है, इसमें जो समस्त पद होगा उसमें आ या अन जरूर रहेगा। ध्यान रखिएगा, आ या अन जरूर रहेगा, जो कि नकारात्मक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नए का मतलब ही समझिए नकारात्मक। जैसे यहाँ पर अब्राह्मणः लिखा है ना, तो मतलब नहीं ब्राह्मण। इसका समास विग्रह होगा न ब्राह्मणः। क्या होगा समास विग्रह? न ब्राह्मणः। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मणः। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा और इसे भी ध्यान रखिएगा, पहचानने में आसानी होगी। ये आ जो रहेगा ये निगेटिव अर्थ में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया नकारात्मक अर्थ में रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिए, तल्लीना इत्यस्मिन् संधि क्रियते। तल्लीना की इनमें से किससे संधि की गई है? बताइए। हलीचा सूत्र से, यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से, तोरली सूत्र से या अनचिचा सूत्र से। बताइए तल्लीना में इनमें किससे संधि हुई है? तल्लीना शब्द में संधि हुई है तोरली सूत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन, और ये जो तोरली सूत्र है ये व्यंजन संधि का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तोरली सूत्र से तल्लीना में संधि हुई है और जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है यह सूत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। तल्लीना का संधि विच्छेद है तत् प्लस लीना। ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा। बलि से पृथ्वी मांगते हैं, यहाँ पर किस कारक की अविवक्षा है? संप्रदानस्य, कर्मणः, अपादानस्य या करणस्य। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर किस कारक की अविवक्षा है? बताइए। तो किस कारक की अविवक्षा है? अपादान की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई है, तभी यहाँ पर बलिम बना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संहिता कुत्र नित्या न भवति। संहिता मतलब संधि होता है। पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए। संहिता का मतलब संधि होता है। संहिता कहाँ नित्य नहीं होती? नित्य यानी अनिवार्य नहीं होती। धातु उपसर्गयोः कार्ये वाक्य समासे या एक पदे। संहिता कहाँ पर नित्य नहीं होती? तो वाक्य में संहिता नित्य नहीं होती। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। धातु उपसर्ग में संहिता नित्य होती है यानी अनिवार्य होती है। समास में अनिवार्य होती है, एक पद में अनिवार्य होती है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है, जो कि समझिए। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुरुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुसा विवेक्षाम पेक्षते। यानी संहिता एक पद में नित्य है और नित्य है धातु उपसर्ग में, नित्य है समास में, वाक्य में क्या है?
विवक्षा के अपेक्षित है, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर है वाक्य में। इसीलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन बना है संहिता कुत्र नित्या न भवति। तो वाक्य में नित्य नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कुपुरुषः इत्यत्र समासो भवति। कुपुरुषा में इनमें से कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, प्रातितत्पुरुष, उपमान, पूर्व पद कर्मधारय या बहुव्रीहि। कुपुरुषा में इनमें से कौन सा समास होगा? तो प्रातितत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। इसका समास विग्रह होगा कुत्सित पुरुषः। क्या समास विग्रह होगा? कुत्सितः पुरुषः। ध्यान रखिएगा, समास विग्रह भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। समास विग्रह होगा कुत्सितः पुरुषः और समस्त पद होगा कुपुरुषः। समास है प्रातितत्पुरुष। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, चक्रेण युगपत् सचक्रम इत्यत्र समासो भवति। सचक्रम में इनमें से कौन सा समास है जिसका समास विग्रह है चक्रेण युगपत्? तृतीया तत्पुरुष, गतित तत्पुरुष, केवल समास या अव्ययी भाव? बताइए। सचक्रम में समास है अव्ययी भाव। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चक्रेण युगपत् से आप तृतीय तत्पुरुष मत लगा दीजिएगा, इसीलिए ये यहाँ पर दिया भी गया है कंफ्यूज करने के लिए। इसमें है अव्ययी भाव समास, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है चक्र के साथ। अर्थ क्या होता है? चक्र के साथ, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, अस्माकं शब्दस्य मूल रूपम किम। अस्माकं शब्द का मूल रूप क्या है? तद, युष्मद, यद या अस्मद। अस्माकं शब्द का मूल रूप है अस्मद। ऑप्शन डी सही आंसर है। अस्मद जो है मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं के लिए अस्मद का प्रयोग होता है। अस्माकं जो है षष्ठी विभक्ति का है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, ध्यान रखिएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है अस्माकं। मम, आवयो, अस्माकं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, धातरि इत्यस्य मूल पदम किम। धातरि का इनमें से मूल पद कौन सा है? धातः, धातर, धात्री या धाता। धातरि का इनमें से मूल पद है धात्री। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है तो इम्पॉर्टेंट कर चलिए। अगला देखिए, स्त्रीलिंगे भवत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम। भवतय, भवत्या, भवतये या भवताये। बताइए। स्त्रीलिंग भवत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा भवत्यय। ऑप्शन सी सही आंसर है। भवत्यय जो है भवत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप है, ध्यान रखिएगा। इसका रूप कैसे चलता है? ये तो हो गया एक वचन का, एक वचन का हो गया। द्विवचन में हो गया भवतीभ्याम, भवतीभ्याम, और बहुवचन में होगा भवतीभ्यः, भवतीभ्यः। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार कुछ दूसरा पूछा जा सकता है, इस बार भवते पूछा गया है। द्विवचन में होगा भवतीभ्याम और बहुवचन में हो गया भवतीभ्यः, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर भवते ही दिया गया है, एक वचन वाला ही। अगला देखिए, संभाषण शिबिराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षणस्य का सिद्धांत स्वीक्रियते। संभाषण शिविर के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? एकता, सहभागिता या सिद्धांतः, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांतः, स्वाभाविकता या सिद्धांतः, या पठन अभ्यासस्य सिद्धांतः। बताइए। संभाषण शिविर के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत स्वीकार किया जाता है वह है एकता सहभागिता सिद्धांत। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, वाग रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवति। श्रवण कौशलेन, भाषण कौशलेन, पठन कौशलेन या लेखन कौशलेन। वाग रूप में भाव प्रकट करने के लिए कौन सा कौशल संभव होता है? बताइए। यानी हम बोलकर कुछ व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कौशल होगा? कौन सा कौशल होगा? भाषण कौशल। वाणी के रूप में भाव प्रकट करने के लिए भाषण कौशल प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए,
शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा ऑप्शन ए वाला। शिक्षिका बालिकाय पुस्तकम ददाति। ध्यान रखिएगा चतुर्थी विभक्ति हुई है कर्मणा यमभिप्रैति सूत्र से। कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। यमभिप्रैति सा संप्रदानम सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखने में लगता है कि द्वितीय विभक्ति होगी क्योंकि यहाँ पर को आया है, लेकिन नहीं, कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी होती है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर शिक्षिका जो है बालिका को पुस्तक दे रही है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा। अगला देखिए, मनोरथः इति पदे संधि विच्छेदो भवति। मनः प्लस रथः, मनस प्लस रथः, मनर प्लस रथः, मनरु प्लस रथः। बताइए, मनोरथ पद का संधि विच्छेद होता है मनस प्लस रथः। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर रुत्व संधि है। रुत्व संधि जो है यह विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। रुत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है रुत्व संधि। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शिशु इति पदस्य अधोलिखितेषु पदेषु केन पदेन सा संबंधः अस्ति। शिशु पद का अधोलिखित पदों में से किस पद के साथ संबंध है? लालित्यम, शैशव, सौंदर्यम या सुकुमार्यम। बताइए, शिशु पद का अधोलिखित पदों में से जिसके साथ संबंध है वह है शैशव। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बालकः शनैः शनैः दुग्धं पिबति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकितं पदं किम् अस्ति? बालकः शनैः शनैः दुग्धं पिबति, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? विशेषणम, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषणम। इस वाक्य में जो शनैः शनैः पद है वह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी सही आंसर है। शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, और यह क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, हारीत कस्य पुत्रः आसीत्? महर्षि अगस्त्य, महर्षि जाबाली, महर्षि श्वेतकेतु, महर्षि विश्वामित्र। हारीत किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? महर्षि जाबाली का। ऑप्शन बी सही आंसर है। हारीत पात्र जो है कादम्बरी का है, कादम्बरी का है, ध्यान रखिएगा। कादम्बरी के हारीत वर्णन से लिया गया है, वर्णन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। कादम्बरी लिखी किसने है? बाणभट्ट ने, यानी इसके रचयिता हैं बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। हारीत जो है महर्षि जाबाली का पुत्र था। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्यम कीदृशं भवेत्? उपचारात्मक शिक्षण में उपचार कार्य किसके अनुसार होता है? छात्र स्तरानुसारम, कक्षा स्तरानुसारम, अध्यापक स्तरानुसारम या प्रधानाचार्य स्तरानुसारम। बताइए, उपचारात्मक शिक्षण में उपचार कार्य जो है वह छात्र के स्तर के अनुसार होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, धनहीन जीवनात् इत्यत्र का विभक्ति? धनहीन जीवनात् में इनमें से कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? धनहीन जीवनात् में इनमें से विभक्ति है पंचमी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृते चतुर्विधे भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। लेखन कौशलम, भाषण कौशलम, श्रवण कौशलम या पठन कौशलम। संस्कृत में चतुर्विध भाषा कौशल में तीसरा कौशल कौन सा है? तो कौन सा है तीसरा कौशल? पठन कौशल है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ट्रिक क्या है इसकी? LSRW, LSRW। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पठन, राइटिंग यानी लेखन। ध्यान रखिएगा ट्रिक, इससे आपको क्रम याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पर तृतीय कौशल पूछा गया तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, रीडिंग यानी पठन कौशल। अगला देखिए, क्लिष्ट शब्दानाम
अंशानां नूतन विचाराणां सुभाषित वाक्यानां मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरणाय का विधि श्रेष्ठकरो भवति। क्लिष्ट शब्द यानी कठिन शब्दों को, अनुच्छेदों को, नए विचारों को, सुभाषित वाक्य यानी अच्छे वाक्यों को और मुख्य भावों को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठकर होती है? व्याकरण विधि, व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि या लेखन विधि? बताइए कौन सी विधि श्रेष्ठकर होगी। तो इन सबको बताने के लिए जो विधि श्रेष्ठकर होगी वह है व्याख्या विधि, क्योंकि व्याख्या के माध्यम से क्लिष्ट शब्दों, अनुच्छेदों, नए विचारों, अच्छे वाक्यों और मुख्य भावों को व्यक्त अच्छे से किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, व्याख्या विधि। अगला देखिए, प्राप्तवन्तः इत्यत्र का प्रत्ययः? अक्त्वतु प्रत्ययः, अक्त प्रत्ययः, वत् प्रत्ययः या सानच प्रत्ययः? प्राप्तवंता में इनमें से कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वतु प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, दारिद्र्योपहतः इत्यत्र संधि विच्छेदा अस्ति। दारिद्र्योपहता में इनमें से कौन सा संधि विच्छेद है? दारिद्र्य प्लस उपहता, दारिद्र्य प्लस उपहता, दारी प्लस द्रयोपहता, दारिद्र्य प्लस ओपहता। बताइए इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी, दारिद्र्य प्लस उपहता। ध्यान रखिएगा इसमें संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, तत्र एकः श्रेष्ठः भैरवानंद नाम योगी निवसति स्म। अत्र वाक्ये विशेष पदम किम? तत्र श्रेष्ठः एका योगी। इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है? तो कौन सा है? योगी है विशेष पद। विशेष पद पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विशेष पद होगा योगी। अगर विशेषण पूछा जाता तो श्रेष्ठ होता, विशेषण श्रेष्ठ होता, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, द्वयो रात्रयो समाहारः इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति। दो रात्रियों का समाहार, इसका समस्त पद होगा। बताइए, द्विरात्रम, द्विरात्रः, द्विरात्रि या द्विरात्रि? इसका समस्त पद होगा ऑप्शन ए, द्विरात्रम, क्योंकि ये द्विगु समास है। द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। तो यह द्विगु समास है, इसलिए यहाँ पर द्विरात्रम होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, शीर्षक वाक्येन अभिप्रायः अस्ति। शीर्षक वाक्य से अभिप्राय है। काव्यस्य निबंधस्य वा शीर्षकम, निबंधस्य मुख्य भावः, अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारः, कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य वा उपशीर्षकम। शीर्षक वाक्य का अभिप्राय है, अनुच्छेद का प्रमुख विचार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, सह अव्ययोगे एषा विभक्ति प्रयोक्तव्या। सह अव्यय के योग में इनमें से कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? पंचमी, द्वितीया, सप्तमी या तृतीया? सह अव्यय के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह है तृतीया। ऑप्शन डी सही आंसर है। सूत्र क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति सह में होती है, ध्यान रखिएगा। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, तृतीया विभक्ति होगी। अगला देखिए, प्रतिशब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। प्रतिशब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीया या द्वितीया? प्रतिशब्द के योग में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? अभिता परिता समया निक्साः प्रतियोगे अपि। क्या है? अभिताः, अभिताः, परिताः, समया, निक्साः, प्रति। प्रति आ गया ना, प्रतियोगे अपि। ध्यान रखिएगा, यह सूत्र है, इससे द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, भाषा शिक्षणस्य का विधि छात्रान् तथा भाषया परस्परम अंतःक्रियार्थं प्रेरयति। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्र तथा भाषा
में परस्पर अंतःक्रिया को प्रेरित करती है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या अनौपचारिक विधि। बताइए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्र तथा भाषा में परस्पर अंतःक्रिया को प्रेरित करती है? तो संप्रेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, श्रवण कौशल विकासार्थम का उत्तमः मार्गः। श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? विद्यालयस्य विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरः, कथित वाक्यानां पुनरावृत्तिः, छात्र कथनानां सावधानं श्रवणं, ध्यानेन श्रवणन्तु इति छात्रेभ्यः पुनः पुनः निर्देशानम्। बताइए, श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? तो ऑप्शन ए वाला, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के अवसर देना। जब आप भाषा सुनेंगे तभी आपका श्रवण कौशल अच्छा होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम। ध्वनि अभ्यास कैसे किया जाता है? ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संधि युक्त पदानाम अभ्यासाः, ध्वन्योच्चारणं संबद्धं विभिन्न गतिविधयः, साहित्य श्रवणम। बताइए, ध्वनि का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? तो ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधि के द्वारा ध्वनि का अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षणस्य स्वाभाविकः क्रमः अस्ति। श्रवणं पठनं लेखनं भाषणं, भाषणं श्रवणं पठनं लेखनं, श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं, पठनं श्रवणं लेखनं भाषणम। इनमें से कौन सा संस्कृत भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।